दोस्तों, हिंदी साहित्य की विशेष कक्षा में मैं मनोज खंडेलवाल आप सभी का हार्दिक वंदन करता हूं। आप सभी का अभिनंदन करता हूं कि आप सब लोग हमारी क्लास को भली भांति अच्छे प्रकार से देख रहे हैं। आज हम हिंदी साहित्य का बहुत ही शानदार टॉपिक आप लोगों के सामने लेकर के आ रहे हैं। तो चलिए आज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हिंदी साहित्य का टॉपिक का नाम है छंद। मित्रों, इस छंद को अनेक नामों से भी जाना जाता था। एक ऐसी रचना जिसको पढ़ कर के आनंद की अनुभूति हो जाए या आनंद में भर जाए पाठक, वो छंद रूप होता है। किससे बना, कैसे बना, आज की वीडियो में हम छंद क्या है, छंद के अंग क्या हैं, छंद में किन किन चीज़ों का समावेश होता है, इन सारी चीज़ों पर आज हम चर्चा करेंगे। अगर हम मूलभूत रूप में देखें मित्रों, तो छंद की परिभाषा बहुत ही कठिन रूप में प्रतीत होती है, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि छंद को बड़ा सरल भी बताया जा सकता है, छंद को बड़ा अच्छे प्रकार से भी पहचाना जा सकता है। इसमें जो तत्व होते हैं उन सारी चीज़ों पर आज हम खुल के चर्चा करेंगे। तो देखिए मित्रों, आज मैं कुछ शब्द लिख रहा हूँ और शब्द में पहला नाम है मात्रा, उसके बाद चरण, मात्रा, चरण, या मैं यूँ कहूँ यति और गति, तुक, वर्ण, गण आदि चीज़ों को हम इस चीज़ में लेते हैं। अब हम इन सारी चीज़ों के हिसाब से, सारी चीज़ों के हिसाब से छंद की तरफ चलेंगे। तो देखो, जिस रचना में मात्रा हो, चरण हो, यति हो, गति हो, तुक हो, वर्ण हो और गण हो, इन सारी चीज़ों का समावेश जिस रचना में होता है वो छंद कहलाता है, वो छंद कहलाता है। इन सारी चीज़ों का समावेश जिस रचना में होता है वो छंद कहलाता है। क्या कहलाता है? छंद कहलाता है। अब सबसे पहले हम इन सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। मित्रों, मात्रा क्या है, चरण क्या है, यति क्या है, गति क्या है, तुक क्या है, वर्ण क्या है और गण क्या है, इन सारी चीज़ों पर अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक बताऊं, एक पिंगल ऋषि हुए थे और पिंगल ऋषि ने इन छंदों के बारे में कुछ बात कही थी, इसलिए इसको हम पिंगलवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिंगलवी कहा जाता है। अर्थात मैं यूँ कहूँ कि जिस कविता में मात्राओं अथवा वर्णों की निश्चित या नियमित संख्या, विराम, यति, गति आदि का नियम होता है, वही छंद कहलाता है। या छंदों की रचना के नियमों को हम छंद शास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं? छंदो शास्त्र। छंदों की नियमों की रचना को हम छंद शास्त्र अथवा छंद विज्ञान कहते हैं। इन्हें पिंगल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छंद विज्ञान या पिंगल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिंगल भी कहा जाता है। मित्रों, हम कहें कि जिस कविता में निश्चित वर्ण संख्या में मात्राओं तथा नियमित वर्णों के अनुसार जो कविता लिखी जाती है, जिसमें यथास्थान विराम, यति, गति का पालन किया जाता है, वह छंद कहलाता है। दोस्तों, किसी भी चीज़ को अभिव्यक्त करने के पहले दो साधन थे, दो तरीके थे, गद्य और पद्य। पद्य को अपन अमूमन कविता के रूप में शामिल कर लेते हैं, तो छंद का मतलब होता है पद्य। यानी जिस कविता में छंद उस रचना को कहते हैं जो पाठक को प्रसन्नता प्रदान करती है। छंद या ऐसी रचना जो पाठक को प्रसन्नता प्रदान करती है, वह क्या कहलाती है? छंद कहलाती है। छंद का एक अर्थ मित्रों पद्य भी होता है। छंद का एक अर्थ मित्रों पद्य भी होता है। क्या होता है? पद्य भी होता है। आपने एक बहुत बड़े
काव्य शास्त्र लिखे हुए थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, ग्रंथ लिखी थी, और उस ग्रंथ का नाम था साहित्य दर्पण। तो साहित्य दर्पण के जो रचयिता थे, साहित्य दर्पण के जो रचयिता थे, और उनका नाम था आचार्य विश्वनाथ। क्या था? आचार्य विश्वनाथ। ध्यान रखना मित्रों, आचार्य विश्वनाथ ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि छंदोबद्ध पद, छंदोबद्ध पद को ही छंद कहा गया है। ये उसने कहा था छंदोबद्ध पद ही पद है। ये किसने कहा था? आचार्य विश्वनाथ ने कहा था छंदों से बंधा हुआ रचा हुआ पद ही क्या कहलाता है? पद कहलाता है। क्या कहलाता है? पद कहलाता है। अर्थात मैं थोड़ी सी इसकी एक परिभाषा लिख देता हूँ कि जिस कविता में मात्राओं अथवा वर्णों की निश्चित या नियमित संख्या, विराम, यति, गति आदि का नियम होता है, वह छंद कहलाता है। जिस कविता में मात्राओं अथवा वर्णों की मात्राओं अथवा वर्णों की निश्चित या नियमित संख्या, विराम, यति, गति विराम, यति, गति आदि का नियम होता है। नियम होता है, उसे छंद कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? छंद कहते हैं। ये इसकी परिभाषा थी। बहुत से और भी कहते हैं, जैसे जिस कविता में मात्राओं की निश्चित संख्या में मात्राओं का तथा नियमित वर्णों के अनुसार जो कविता लिखी जाती है और जिसमें यथास्थान विराम, यति, गति आदि का पालन किया जाता है, वो छंद कहलाता है। मैं यूँ कहूँ कि जिस कविता में मात्राओं अथवा वर्णों की निश्चित संख्या या नियमित संख्या, विराम, यति, गति आदि का पालन किया जाता है, वो क्या कहलाती है भाई साहब? क्या कहलाती है? छंद कहलाती है। क्या कहलाती है? छंद। अर्थात छंद उस रचना को कहते हैं जो पाठक को प्रसन्नता प्रदान कर दे। छंद उस रचना को कहते हैं जो पाठक को प्रसन्नता प्राप्त कर दे। और छंद का वैसे अर्थ क्या बताया? पद बताया। क्या बताया? पद बताया। छंदों की रचना के नियमों को छंद शास्त्र अथवा छंद विज्ञान या पिंगल भी कह सकते हैं। पिंगल एक बड़े ऋषि थे, इसलिए प्राचीन ऋषि थे, इसलिए इन छंदों का नियम उन्होंने बनाया था, इसलिए इनको पिंगल भी कहा जाता है। मित्रों, अब हम इसके अगले चरणों पर चलते हैं। आप तो ये रखना कि चरण, यति, गति, तुक, वर्ण, गण, मात्रा आदि का जहाँ समावेश होता है, वहाँ हम छंद का रूप निर्माण कर लेते हैं। अब देखें आगे। अब देखते हैं हम आगे।
मित्रों, अगली वीडियो जब हमने बताई थी उसमें थोड़ी समस्या आ गई थी, टेक्निकल प्रॉब्लम की, वो दिखा हुआ नहीं था। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, सब लोगों से क्षमा प्रार्थी का हकदार भी हूँ। आप उसको अपने मन में ना लें, क्योंकि वो टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी मित्रों, तो उसका हमने बड़ा ध्यान रखा है, तो उसके लिए सॉरी एक बार फिर से आप सब लोगों से कि आपको हर्ट हुआ, आपका टाइम वेस्ट हुआ, समझ में नहीं आया, उसके लिए एक बार फिर से मैं सॉरी मांगता हूँ। तो देखें, जो संस्कृत के एक धातु है, उस धातु का नाम है चद। संस्कृत की एक धातु है, उसका धातु का नाम है चद धातु। अब चद धातु से निर्माण हुआ छद। छद धातु से निर्माण किसका हुआ? छद का हुआ। किसका हुआ? छद का हुआ। और छद से बन गया छंद। छद से क्या बन गया? छंद बन गया। क्या बना? छद से बन गया क्या? छंद बन गया। छद धातु से क्या बना? छद बना। और छद से क्या बन गया? छंद बना। और छद का अर्थ जो होता है, छद का अर्थ जो होता है वो होता है प्रसन्नता प्रदान करना। क्या होता है? प्रसन्नता या प्रसन्न करना। प्रसन्नता या प्रसन्न करना। ये अर्थ हुआ। अर्थात मैंने पहले कहा था कि ऐसी रचना जो पाठकों को प्रसन्न कर दे। जिस छंद को या ऐसी रचना जो पाठकों को प्रसन्न कर दे, आनंद कर दे, वो क्या कहलाती है? छंद कहलाती है। क्या कहलाती है? छंद कहलाती है। तो आज हम इन सारी चीज़ों पर चर्चा करें। सबसे पहले हमने कहा चरण, गौर से सुनना, चरण। उसके बाद हमने कही मात्रा, क्रम, वर्ण, यति, गति, तुक और गण। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये हमने 8 चीज, इनसे समावेशित जो रचना है, अर्थात ऐसी कविता, ऐसी रचना जिसमें चरणों की मात्रा हो, क्रम हो, निश्चितता हो, वर्णों की निश्चितता, यति, गति, तुक और गणों का समावेश हो, इनसे समावेशित जो रचना है वो क्या कहलाती है? छंद कहलाती है। क्या कहलाती है? छंद कहलाती। अब इनका अर्थ देखें। सबसे पहले अपन यति देखो। यति का अर्थ होता है ठहरना। क्या होता है? ठहरना। यति का अर्थ होता है क्या? ठहरना। यति का अर्थ होता है क्या? ठहरना। क्या अर्थ होता है? ठहरना होता है। यति का अर्थ होता है ठहरना, किसी रुक जाते। यदि किसी छंद को पढ़ते समय जिस छंद पर कुछ समय रुकते हैं, जिस स्थान पर किसी छंद को पढ़ते समय जिस स्थान पर कुछ समय का जो विराम होता है, विराम करते हैं, उसे अपन यति कहते हैं। क्या कहते हैं? यति कहते हैं। छंद को पढ़ते समय जिस स्थान पर कुछ समय के लिए रुकाव होता है, उसे क्या कहते हैं? अपन क्या कहते हैं भाई साहब? वो यति कहते हैं। विराम, जिसे क्या कहते हैं? विराम करते हैं, उसे अपन क्या कहते थे? यति कहते हैं। और उसके बाद आता है गति, कि छंद का पाठन करते समय उसमें जो लय उत्पन्न होती है, छंद का पाठन करते समय उसमें
जो लय उत्पन्न होती है, लय उत्पन्न होती है वो क्या कहलाती है? छंद का पाठन करते समय उसमें जो लय उत्पन्न होती है वो कहलाती है गति। क्या कहलाती है? गति कहलाती है। अब बात करते हैं अपन तुक की। क्या बात करते हैं? तुक की बात करते कि छंद के चरणों के अंत में ध्वनि की समानता को तुक कहते हैं। छंद के चरणों के अंत में, छंद के चरणों के अंत में जो छंद होता है, अंत में ध्वनि की जो समानता होती है उसे तुक कहते हैं। अंत में ध्वनि की समानता को तुक कहते हैं। क्या कहते हैं? तुक कहते हैं। तो यति का अर्थ, गति का अर्थ। अब देखें, हमने अर्थ, पहले मैं अर्थ बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं समझा रहा हूँ आज मैं केवल इसकी भूमिका बता रहा हूँ आज, ठीक है। गण। अब बात करते हैं अपन गणों की। किसके? गणों की। 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। 3 अक्षरों के या 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। क्या कहते हैं? गण कहते हैं। अब जैसे हमने ऐसे नाम लिख दिया जैसे कमल, तो 3 वर्णों का समूह एक गण हो गया है। अब गणों के बारे में बताएंगे। 8 प्रकार के जो गण होते हैं, यगड़, तगड़, मगड़, रगड़, सगड़, जगड़, नगड़, बगड़, इस तरह के गण होते हैं। उनका सूत्र भी है यमाता, राज, भानुशाली का, वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। क्या कहते हैं? गण कहते हैं। एक 10 अक्षरी सूत्र है यमाता, राज, भानुशालगम, उसमें बताया गया गण जो संख्या होती है वो 8 होती हैं। क्या होती हैं? 8। अब बात करते हैं अपन चरण। चरण को दोस्तों पद भी कहते हैं या पाद कहते हैं। पद भी कहते हैं या पाद कहते हो। प्रत्येक चरण में मात्राओं की गिनती निश्चित होती है। इस चरण में मात्राओं की जो गिनती होती है प्रत्येक में, वो कैसी होती है? निश्चित होती है, और उसका क्रम भी निश्चित होता है। अब देखिए मात्रा किस तरह लगती है दोस्तों, इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों ये जो वर्ण थे, ये 2, हमने यहाँ व्यंजनों की बात नहीं कर रहा हूँ, 2। एक तो था हेरस्व और एक था दीर्घ। हेरस्व में हमने ए, ई, ओ, री और एक और अपने हिसाब से मैं बना लेता हूँ चंद्रबिंदी। क्या? चंद्रबिंदी। दीर्घ में बड़ो आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ। अब हालांकि आज के में इसमें अंगूर और है स्वरों में हमने शामिल नहीं किया, लेकिन छंदों में इनको हम स्वरों में शामिल कर लेते हैं। देखें साहब, अब ये जो ह्रस्व है इनकी एक मात्रा होती है। कितनी होती है? एक मात्रा। जो मात्राओं का क्रम कैसे गिनेंगे वो अभी बाद की बात है। इनकी हम 2 मात्रा, ये चिन्ह जो गुरु कहलाता है, ये लघु कहलाता है। क्या कहलाता है? लघु। और ये कहलाता है गुरु कहलाता है। क्या कहलाता है? गुरु कहलाता है। ध्यान से रखना, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है।
यति लिख का अर्थ होता है ठहरना। यति का अर्थ क्या होता है? ठहरना, या किसी छंद को पढ़ते समय जिस स्थान पर कुछ समय का विराम होता है वो यति होती है। छंद का पाठन करते समय उसमें जो लय उत्पन्न होती है वो गति होती है। और छंद के चरणों के अंत में ध्वनि की समानता को तुक कहते हैं और 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। चरण का अर्थ पद या पाद होता है और प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या निश्चित होती है, उनका क्रम भी निश्चित होता है। वर्ण, ये ह्रस्व वर्ण और दीर्घ वर्ण, कैसे कैसे वर्ण होते हैं वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो इन सारी चीज़ों से जो होती हैं, अब देखो इसकी तो एक मात्रा होती है सब। अब मात्राओं का कैसे क्रम निर्धारण करें, यानी देखो बिना हलंत की कोई मात्रा होती है, बिना हलंत वाला कोई शब्द होता है एक, तो उसे हम एक मात्रा में समाहित कर लेते हैं अगर वो ह्रस्व हो। अब इसमें सब में ए लगा हुआ है, ह्रस्व है। अब कौन कौन से 2 मात्राओं के होते हैं? अब देखो मान लो मैं एक अक्षर लिख दिया मैं, एक मैं, फिर लिख दिया मैंने माँ, फिर लिख दिया मैंने मी, फिर इस तरह लिखा मी, ये सारे ऐसे में लिखता जा रहा हूँ। ये अक्षर है। अब देखो इसको 1, इसको 2, 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1, इस तरह से हम मात्राओं का क्रम निर्धारण करेंगे। क्या करेंगे? क्रम निर्धारण करेंगे। दोस्तों ये थोड़ी सी जानकारी हमने अभी आपको नॉर्मल वे में दी। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। छंद, अब देखो छंदों का हम ये तो हमने बता ही लिया कि छंद कैसे होते हैं, क्या होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। अभी तो हम अब देखो छंद, दो प्रकार की, एक तो होता है मात्रिक छंद और एक होता है वर्णिक छंद। अर्थात ऐसा छंद जिसमें मात्राओं की निश्चित यति गति आदि का समावेश होता है। मात्रिक छंद होती है जिसमें मात्राओं का महत्व गिनी जाती हैं, 1 2 जो मैं लघु गुरु बताए थे। और वर्णिक छंद जिसमें वर्ण गिने जाते हैं, वर्ण आप गिन सकते हो, अभी मैं आपको बाद में बताऊंगा। मात्रिक छंद और वर्णिक छंद, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद होते हैं। इन दोनों ही छंदों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। देखिए सम छंद, अर्धसम छंद और विषम छंद। सम छंद में समान, अर्ध में आधा समान और विषम में असमान। सम का अर्थ तो देखो समान, अर्थात जिसके प्रत्येक चरण में समान मात्रा या समान वर्ण हो। अर्ध सम में जिसमें जैसे लघु 1 3 या 2 4 में समान हो या असमान हो, और विषम जिसमें कोई समानता की बात नहीं हो। अब देखें सम, अर्धसम, विषम। यहाँ सम जो छंद है इसको भी 2 पार्टों में बांट दिया, साधारण छंद और दंडक छंद। साधारण छंद और दंडक छंद, साधारण छंद और दंडक छंद। अब साधारण छंद में देखो
26 तक वर्ण या 32 तक मात्रा। साधारण सम छंद में 26 तक वर्ण या 32 तक मात्रा होता। अभी दिमाग मत लगाना मित्रों कि हम वर्ण कैसे पहचानेंगे, छंद और मात्रा कैसे पहचानेंगे, वो हम बाद में आपको बताने वाले हैं, लेकिन पहले हमें इसकी भूमिका को निर्वाह करना है। दंडक में 26 से अधिक वर्ण या 26 से अधिक मात्रा होती है। क्या होती है? मात्रा। अब देखो, जो समान ध्वनि वाले छंद होते हैं, समान ध्वनि वाले छंद जो होते हैं वो तो कहलाते हैं तुकांत। क्या कहलाते हैं? तुकांत, यानी तुक का अंत, समान ध्वनि वाले छंद। और असमान ध्वनि वाले छंद वो कहलाते हैं तुकांत। समान ध्वनि वाले छंद तो कहलाते हैं तुकांत और असमान ध्वनि वाले छंद कहलाते हैं तुकांत। क्या कहलाते हैं मित्रों? तुकांत कहलाते हैं। तो मित्रों, आज हमने आपको इनके बारे में थोड़ा सा बताया प्रत्येक चरण में। कल हमने चरणों की भूमिका के बारे में बताया कि कितने कितने प्रकार के चरण होते हैं। कल हम अपने सिलेबस में जो भी छंद दिए गए हैं उन छंदों के बारे में बताएं। मैंने पूरे छंद के मूलभूत संरचना के बारे में आपको जानकारी दी। आपको कमेंट्स में जो लिखना है, यदि आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कमेंट्स में अवश्य लिखें और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अपने दोस्त मनोज खंडेलवाल को दीजिए विदा। इससे अगले टॉपिक में बड़े इंटरेस्टेड लेवल में आकर लेकर के हम आपको गीत का और हरिगीत का, दोहा, उल्लाला आदि सवैया दंडिक छंदों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार, धन्यवाद।